नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर आज आप लोग सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग आज चर्चा करेंगे आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता टॉपिक चर्चा करेंगे कि आनुवंशिकी के आणविक आधार क्या क्या हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था जिसमें हम लोगों ने मेंडल के नियम को पूरा समझा था। आज वंशागति के आणविक आधार पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो वंशागति क्या है और वंशागति कैसे इसको समझा जाए, इस लेसन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग चर्चा करेंगे बताता हूँ मैं। इस लेसन हम लोग चर्चा करेंगे आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पे चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे डीएनए के वाटसन-क्रिक मॉडल पे, आरएनए पर चर्चा करेंगे, डीएनए प्रकार, चारगाफ का नियम, हर्षे-चेज का नियम। उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम परियोजना जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस लेसन में कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या है, अनुलेखन क्या है, टीआरएनए की संरचना क्या है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो लेसन क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत लार्ज मतलब टॉपिक इसमें है, तो हम लोग मेन टॉपिक चर्चा करेंगे और संभावित प्रयास करेंगे आज ही एक वीडियो में कवर हो जाए सब। ठीक है, तो पहली हेडिंग आती है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो हमारे किसी भी जीव के लक्षण को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्योंकि मेंडल जो सिद्धांत थे वो ये बताते थे कि भाई कारक हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, लेकिन मेंडल इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे पाए। तो बाद में वैज्ञानिकों में बहुत ही समय तक इसको मानना था कि वैज्ञानिक का मानना था कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। हर्षे-चेज के नियम द्वारा यह सिद्ध हो गया कि भाई आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं होते, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, भाई आनुवांशिक पदार्थ सभी जीवों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव वो हैं जिनमें केंद्रक अल विकसित हो तथा प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं हैं, बहुकोशिकीय तथा एककोशिकीय जीवों का निर्माण करती। अब बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ वास्तविकता में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए को आपसे पूछे कि डीएनए में एकदम शॉर्टकट बताना क्या है, तो बता सकते हो कि इसमें फास्फेट समूह, उसके बाद डीऑक्सी राइबोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन पाया जाता है। आरएनए को पूछे तो बता सकते हो फास्फेट समूह और राइबोस शर्करा तथा एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन पाया जाता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लिक अम्ल वास्तविकता में तीन चीज़ों में मिलकर बने होते हैं, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल होते हैं जो फास्फोएस्टर बंध बनाते हैं दो शर्करा के मध्य, तथा इनमें इसी नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है। पेंटोज शर्करा क्या है? पेंटोज शर्करा ये दो प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। अगर डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है तो डीएनए बनता है, राइबोस शर्करा पाई जाती है तो आरएनए बनता है। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। याद रखिएगा, एक हेडिंग पूछता है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो पेंटोज शर्करा, ये इंपॉर्टेंट मार लेना इसको क्योंकि फंस सकता है। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक या फास्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड को मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। और डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए निर्माण करते। अगले हेडिंग तक बढ़ते हम लोग। आनुवांशिक कूट। बता दें नीरेनबर्ग तथा मथाई ने 1961 किसके बारे में बताया था कि आनुवांशिक कूट होते हैं विशेष प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम हैं जो ट्रिपलेट होते हैं।
इनमें विशेष प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है तथा प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, आनुवांशिक कूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। आनुवांशिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। पहले बता दूं आनुवांशिक कोड के बारे में, तो वैज्ञानिकों को मानना था कि भाई आनुवांशिक कोड दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जब आनुवांशिक कोड दो अक्षरों से मिलकर, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में 20 प्रकार के न्यूक्लिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल है, तो वैरायटी उसमें ज़्यादा है, जबकि डीएनए से 4 ही प्रकार नाइट्रोजन क्षारक है। तो वैज्ञानिक सोचते थे कि भाई जिसमें ज़्यादा वेरिएशन है तो इतने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जा रहे हैं, तो वही प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ होगा। बाद में पता चला नाइट्रोजन क्षारक भले ही 4 हैं, लेकिन इसके अनुक्रम के आधार पर हमारे शरीर में प्रोटीन या सभी कार्यों नियंत्रण, नियमन तथा लक्षणों का वंशागति की जाती है। तो बाद में पता चला, तो पहले दो अक्षर कोड बनाए गए। जब 2 अक्षर बनाए गए तो 4 कोड हैं, 4 गुणे 4 करोगे तो 16 ही हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन है 20, तो 20 प्रोटीन डिकोड करने के लिए 4 में हो नहीं पाया। फिर ट्रिपलेट बनाया गया, जिसमें 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64 कोड में 20 दिया है 60, 20 कोड अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, जबकि 4 जो हैं उसमें से एक स्टॉप कोडान और 3 स्टॉप कोडान, एक प्रारंभक कोडान है। ठीक है, चलें आगे। अब क्योंकि टॉपिक लिखे हुए तो इसको चर्चा इस प्रकार ही लेते हैं हम लोग। आनुवांशिक कूट समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में सर्वप्रथम नीरेनबर्ग तथा मथाई 1961 में बताया था। ये वास्तविकता में नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम होते हैं जो 3 अक्षरों के बने होते हैं। यह विशेष प्रकार के प्रोटीन निर्माण तथा संश्लेषण की इनमें सूचना निहित होती है। ठीक है, और डीएनए अपने समस्त कार्यों का नियमन और नियंत्रण आनुवांशिक कोड के द्वारा ही करता है। ठीक है, अगले यूनिट पर बढ़ते हैं भैया। ऐसे टॉपिक एक कवर करते चलेंगे और देखते रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करते रहेंगे। डीएनए पैकेजिंग में बताता हूँ, सुन लीजिएगा। डीएनए एक बृहदाणु है जिसकी लंबाई अगर फैलाई जाए तो पृथ्वी सूर्य तक के 4 चक्कर लगाने के बराबर होगी। तो डीएनए की बृहदाणु को छोटे छोटे बंडलों में बांधने के लिए कोशिका के केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए के छोटे छोटे पैक्टो ग्रुप में डीएनए को बांध देता है। इस पर धन आवेश होता है क्योंकि इसमें फास्फोएस्टर बंध पाया जाता है डीएनए में, इसलिए इस पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश धन आवेश मिलने के कारण बंडल बन जाते हैं। ठीक है, और बंडल बनने के कारण ही, याद रखिए, अगर आप बताना हो तो ऐसे बताएंगे कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की श्रृंखला को छोटे छोटे पैकेटों में या बंडलों में बांध देता है। इसी को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। हम लोग सुनते होंगे भैया गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम वास्तविकता में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है उसमें, और कौन है? डीएनए। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए पैकेजिंग में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 डीएनए को बांधने का कार्य करते हैं, जबकि शेष 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मध्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या H1 की तुलना में दोगुनी होती है। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे, अगली यूनिट तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जीन अभिव्यक्त क्या है? भाई जो भी सूचनाएं हैं, जो भी लक्षण हैं, जीन के ऊपर, क्योंकि मेंडल ने कहा था भैया कि किसी जीव के समाज लक्षण का स्थानांतरण कारक के रूप में होता है, जबकि जोहानसन ने कारक को ही क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। तो जीन अभिव्यक्त क्या है? इसके अंतर्गत जीन में कूटित सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रकटीकृत होता है, अर्थात जीन अपने अंदर निहित लक्षणों को प्रकट करता है या प्रदर्शित करता है। इसी को क्या कहते हैं? जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल 3 वैज्ञानिकों ने, याद रखिए, खोज किया था। ठीक है,
जबकि एक वैज्ञानिक मृत्यु होने पश्चात 1963 में वाटसन और क्रिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। 1953 उन्होंने खोज की थी। सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशन ने पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणु में मतलब न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया था, जिसे उन्होंने न्यूक्लियोलस कहा था। ठीक है, वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। देख लीजिए एक बार कैसे बन रहा है। प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करने से डीएनए बनेगा, याद रखिए। ये है डीएनए। याद रखिएगा, वाटसन क्रिक ने सर्वप्रथम बताया कि डीएनए ध्रुवीय कुंडली संरचना होती है, जिनमें नाइट्रोजनी क्षारक दोनों कुंडलियों के हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन द्विबंध द्वारा, जबकि साइटोसिन त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक वलय में 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, तथा एक वलय की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा ये 2 नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए 7 हो गए, ऊपर 2 8 9 10 हो गए। एक वलय में याद रखना 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। आज फिर चर्चा करते हैं इस पर। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल द्वितीय कुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि डीएनए की दोनों कुंडलियां या दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें एडेनिन द्विबंध द्वारा थायमिन से, साइटोसिन त्रिबंध द्वारा ग्वानिन से जुड़ा होता है। दोनों वलयों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, जबकि 2 नाइट्रोजन क्षारक के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। एक श्रृंखला 5' से 3' दिशा में, जबकि दूसरी श्रृंखला 3' से 5' दिशा में होती है। निरंतर वामावर्त गति करते रहते हैं। ठीक है, याद रखिए वाटसन क्रिक ने जो डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था, ये वास्तव में बी डीएनए है। कौन डीएनए है? बी डीएनए है। तो हम लोग इस पर और आगे चर्चा करेंगे। डीएनए प्रकार ही पहले पढ़ लेते हैं कि डीएनए प्रकार कितने कौन कौन से हैं, तब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, डीएनए के प्रकार एक है ए डीएनए, एक है बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक में, मतलब एक वलय में 11 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तथा ये वामावर्त गति करता है।
वर्त करता है। बी डीएनए में 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, वामावर्त गति करता है। सी डीएनए में 9 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, वामावर्त गति करता है। डी डीएनए में 8 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, वामावर्त गति करता है। जबकि जेड डीएनए में 12 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, यह दक्षिणावर्त गति करता है। तो मुझे पता है कि आप समझ में आ गया होगा कि डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए वार्षिक मॉडल हो गया, डीएनए हो गया। फिर अगली हेडिंग तरफ चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला हेडिंग जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। डीएनए कुल, हाँ, डीएनए सेंट्रल डोगमा बता देता हूं। सेंट्रल डोगमा, अब सेंट्रल डोगमा क्या है कि डीएनए अपने समान नए डीएनए कणों का निर्माण करता है। पहले तो इसको बताया गया था एक दिशी के, बाद में पता चला नहीं है, द्विदिशिक होता है। याद रखिए कि इसे प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं। डीएनए से या एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, क्योंकि डीएनए की सूचना एमआरएनए अपने रूप में परिवर्तित करता है। फिर उसके पश्चात एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो याद रखिएगा, डीएनए बनने प्रक्रिया को प्रतिलिपिकरण कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम डीएनए की श्रृंखला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्थिति में खुल जाती है, जिसके कारण अनुलेखन प्रक्रिया प्रारंभ, मतलब प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, प्रतिलिपिकरण में दोनों वलयों के पूरकों का निर्माण होता है। फिर वो दोनों वलय आपस जुड़ के एक नए डीएनए खंड का निर्माण कर देते हैं। इससे आप 3 हेडिंग तैयार हो गया। जीन अभिव्यक्ति में बता दिया, जीन अपने आप को प्रकट करने की प्रक्रिया क्या है, जीन अभिव्यक्त कराता है। आनुवंशिक कोड याद रखना भैया, ये नीरेनबर्ग और हरे गोविंद खुराना भी इसमें योगदान था। नीरेनबर्ग मथाई ने बताया कि भाई आनुवंशिक सूचनाओं को के ट्रिपलेट होते हैं नाइट्रोजन क्षारक के, जो जिसमें सूचना निहित होती है वो प्रोटीन के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताता हूँ आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसके सहायता से डीएनए के ग्राफ में अनुक्रम को उतार लिया जाता है, जिसके मिलान से हम मतलब दोषियों का पता लगाने में तथा पैतृक चीज़ों को पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए मैच कर रहा है तो कहीं न कहीं समानता है। ठीक है, इसका अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट भैया, हर साल पूछा तो आप लोग हल्के उसको मत लेना, याद करके जाना। आ गया तो वहीं बैठ गाना गाना ना पड़े। डीएनए में याद रखना, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। दूसरा, डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन पाया जाता है, इसमें एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन पाया जाता है। डीएनए द्विवलय संरचना होती है, जबकि आरएनए एक वलय संरचना होती है। डीएनए अपने समान नए डीएनए कणों का निर्माण कर लेता है, जबकि आरएनए का निर्माण भी डीएनए द्वारा होता है। बस इतना बहुत है, 4 अंतर आप जानते रहिए। एक हेडिंग नहीं बताया, हाँ ध्यान नहीं दिया। चारगाफ का नियम। चारगाफ नियम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चारगाफ का नियम क्या है, याद रखिए। चारगाफ के अनुसार किसी डीएनए में प्यूरिन तथा पिरीमिडीन की संख्या क्या होती, समान होती। मतलब जितने अणु प्यूरिन होंगे उतने अणु कौन होंगे, पिरीमिडीन होंगे। प्यूरिन और पिरीमिडीन संख्या क्या होती है, समान होती। नंबर 2, किसी डीएनए में एडेनिन, थायमिन तथा साइटोसिन, ग्वानिन समान अनुपात में पाए जाते हैं। नंबर 3, एडेनिन अनुपाते एडेनिन और साइटोसिन
थायमीन और ग्वानिन की संख्या समान जातियों में भी क्या होती है, समान जातियों में समान होती है, भिन्न नहीं होती। ये 4 का आपका नियम याद रखिएगा, बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रकार बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन है भैया, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया हो, ये भैया क्वेश्चन है, निम्नवत लिखा गया हो, ATGC ये बन गया 3 डैश से, क्या ये 3 डैश से किधर, नहीं 5 डैश होना चाहिए, तो 5 डैश से किधर जा रहा है, 3 डैश, सही तो था, 5 डैश से 3 डैश दिशा में जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग कोडिंग रजुक नहीं बना पाएंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करें, तो कोडिंग रजुक दिया है, हमें इसका सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट स्टैंड बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट रजुक के बाद हम बना पाएंगे इसमें mRNA रजुक। याद रखिएगा, टेम्पलेट रजुक इसी का अपोजिट होता है, जैसे थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 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 ये 5। अब इसका बनेगा mRNA रजुक। mRNA रजुक बनाने के लिए हम क्या लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहें तो टेम्पलेट रजुक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या थायमीन, तो थायमीन जगह हम लोग लिखेंगे एडेनिन, ये है तो वहाँ थायमीन में चाहिए, लेकिन थायमीन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, इसको देख रहा हूँ मैं, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, उसके बाद एडेनिन, ठीक है, फिर यूरासिल, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, और ये था 3 डैश। ये आपको मिल गया इसका कोडिंग रजुक। ये याद रखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हम लेखन बता दिया मैंने। वार्ताकृत मॉडल हो गया, डीएनए पैकेजिंग हो गया। ठीक है, टीआरएनए का सचित्र वर्णन बता दिए जाए। चल, टीआरएनए में याद रखना 4 भुजाएं होती हैं। ये मान लीजिए डी भुजा है, ये एंटी कोडान भुजा है, जहाँ भी mRNA ट्रिपलेट होते हैं। यह टी साई सी भुजा है, और यह एमिनो अम्ल भुजा है। याद रखना, इस पे CCA अनुक्रम पाया जाता है। याद रखिएगा कि डी साई सी भुजा पे मतलब 7 से लेके 11 नाइट्रोजन क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, एंटी कोडान भुजा पे mRNA अनुक्रम पाए जाते हैं। mRNA क्या मतलब प्रिंट करने का कार्य करता है। टी साई सी ए राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और अमीनो अम्ल साइट के द्वारा ही अमीनो अम्ल अनुक्रम टीआरएनए के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रिपलेट आ गया, एक व्यक्ति है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा CCA
GCA, ACG, CGA, इधर से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ये निकलते बैठा कौन है? tRNA। ये क्या आ रहा है? सूचना आ रही है किसके पास से? mRNA के पास से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बच रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मैंने सब बता दिया है। ठीक है, 4 का नियम पढ़ लेना, समझ में आई बात नहीं? तो चलिए, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप तैयारी करिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर बच गए होंगे, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ, गेस्ट पेपर से देख रहा हूँ, तो चीज़ें जो मुझे समझ में आई मैंने बता दी है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेहनत करिए, जब तैयारी करिए अच्छे नंबर आएंगे। 60 नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।